हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी मस्त होंगे। माय नेम इज प्रशांत सिंह। तो अभी हाल में ही आपका 2-3 दिन पहले या 1-2 दिन पहले आपके मेंस एग्जाम हुए। आई होप आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए हैं, आप सबके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके पेपर बहुत अच्छे नहीं हुए होंगे। तो जिनके पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं, मतलब जेईई मेंस में जिनके उनके हिसाब से, हालांकि किसी का भी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, सबकी एक्सपेक्टेशन कुछ ऊपर ही होती है, बट स्टिल जिसको लग रहा है उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, वो भी अप्रैल के एग्जाम के। एक्चुअली मैं भी अप्रैल के एग्जाम की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ कि अप्रैल के एग्जाम जो है, जैसे जिनका बहुत अच्छा हो गया, जो इस तरह से हैं कि रिलेक्टेंट है थोड़ा अप्रैल के एग्जाम को लेके, जो क्योंकि इनका ये वाला एग्जाम अच्छा हुआ है, उनको रिलेक्टेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी इस बार जो है 2-2 एग्जाम हो रहे हैं, हम कोई भी एग्जैक्टली क्या जाएगा, क्या कट ऑफ होगा, किस तरह का पेपर आएगा, है ना, कितना कट ऑफ बनेगा, क्या होगा, इसका एस्टिमेशन एग्जैक्टली जैसे पिछले साल तक होता था वो कर पाना मुश्किल है। तो आपके एग्जाम्स कितने भी अच्छे हुए हों, बट अप्रैल का अटेम्प्ट आपको बहुत ही ढंग से देना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि जिनके एग्जाम अच्छे हुए, बट मैं पहली बात करता हूँ मोस्टली लोगों के बारे में जो जिनके एग्जाम उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं हुए। तो जिनके एग्जाम बहुत खराब हुए, पहली बात तो वो परेशान ना हो, क्योंकि अभी जनवरी में ही बहुत सारे कोचिंग्स में आप अपने हिसाब से भी आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए होगे। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आपके एग्जाम्स खराब होने के, या एवरेज भी जिनका पेपर गया है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अप्रैल का अटेम्प्ट है, पूरे 3 महीने हैं, उसको हमको ढंग से यूटिलाइज करना है। किसके लिए? कि किस तरह से हम उसको अच्छा करें। तो आप लोगों ने लगभग एक बार तीनों सब्जेक्ट कर ही लिए हैं, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अभी जो सब्जेक्ट आपका, मैं जिसके बारे में बताने वाला हूँ, जिसको मैं रिवीजन स्ट्रेटजी जिसका बताने वाला हूँ, वो है केमिस्ट्री। मैं अपने ही सब्जेक्ट का बताऊंगा ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं बात करने पे जो है केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करें इस बारे में। तो जो सबसे पहला पोर्शन हम देखने वाले हैं उसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स की अगर बात करें ब्रॉडली तो क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम, है ना, इसको हम बाद में इधर लिखेंगे। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, गैसेस स्टेट, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सारे चैप्टर किसमें आते हैं? फिजिकल में आते हैं। तो किस तरह से आपको करना है ये देख लीजिए, कैसे रिवीजन करना है। मैं इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बता रहा हूँ, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि किस तरह से आप चैप्टर्स को ऐड कर सकते हैं, किस चैप्टर के बाद क्या पढ़ सकते हैं। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को अलग अलग। तो फिजिकल में जो सबसे पहला और सबसे बेसिक चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होगी मोल कॉन्सेप्ट को, तो बट स्टिल मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ तो मैं बताऊंगा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आप जिन चीजों पे जाते हैं, आप बेसिक्स आप केमिस्ट्री पे जाते हैं इसी चैप्टर में, बेसिकली सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी। मोल कॉन्सेप्ट उसी का पार्ट है। तो मोल कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं ना, मोलैलिटी, ये सारे कंसंट्रेशन टर्म भी इसी चैप्टर में पढ़ते हैं बेसिकली। आप देखो फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में, तो मोल कॉन्सेप्ट यानी स्टोइकियोमेट्री 1 बोलते हैं इसको पहले पढ़ेंगे। इसका जस्ट एक्सटेंशन आप रिडॉक्स पे जाइए, यानी जिसको स्टोइकियोमेट्री 2 बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को, यानी कि आप मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शन को एक साथ कर सकते हैं। उसके जस्ट बाद मोल कॉन्सेप्ट के बाद जस्ट आप रिडॉक्स रिएक्शन करिए। और मोल कॉन्सेप्ट में यानी जो वो वाला पार्ट आता है मोलैलिटी यानी फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है ना, जिसमें हम बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं सॉल्यूशन के। उसके बाद आप पढ़िए तुरंत सॉल्यूशन, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर का, यानी पहला जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को एक्सटेंशन आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट जिसके थ्रू आप रिडॉक्स पे बढ़ जाइए, और एक कंसंट्रेशन टर्म्स वाला पार्ट जिसके थ्रू आप सॉल्यूशन पे बढ़ जाइए। रिडॉक्स के लास्ट में आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल भी देखते हो, और इसके जस्ट बाद आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये जब मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हो, वहां से रिडॉक्स और रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक, और जब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हो तो उसके बाद सॉल्यूशन ही है। ये बेस्ट मेथड है इन चारों चैप्टर को एक साथ कवर करने का। आप क्या करते हो बेसिकली, आपको नहीं पता होता तो आप मोल कॉन्सेप्ट आज पढ़ते हो, फिर 5 महीने बाद रिडॉक्स पढ़ते हो। ऐसा मत करो, जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से चलना है बिल्कुल। तो ये आपका एक तरह के एक सेक्शन होगा, एक जिसमें आपको मोल कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद रिडॉक्स पढ़ना है, स्टोइकियोमेट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। या आपका अगर कंसंट्रेशन टर्म से कोई छोटा चैप्टर जल्दी खत्म करने का मन है तो सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन के बारे में। दूसरी चीज हो गई, आप इसके बाद करिए गैसियस स्टेट। ऐसा जरूरी नहीं कि इसकी बात करिए, मैं बता रहा हूँ, मतलब ग्रुप्स बता रहा हूँ कि ये ग्रुप आप एक साथ कर लीजिए।
फिर आप करिए गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट यानी है ना, आपके एनसीईआरटी के चैप्टर की बात करी जाए तो स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट इतना ज्यादा मतलब आप जरूरी भी नहीं है करना थर्मोडायनेमिक्स के लिए, बट स्टिल कर लेना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स। इसके जस्ट बाद थर्मो, जो जैसे जितना जरूरत मोल कॉन्सेप्ट का इन चैप्टर्स के लिए उतना जरूरत नहीं है बेसिकली गैसियस स्टेट का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए, बट स्टिल गैसियस स्टेट भी आपको कभी ना कभी पढ़नी है, तो थर्मोडायनेमिक्स के पहले पढ़िए इसको, गैसियस स्टेट, उसके जस्ट बाद थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स के बाद इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, अब देखिए इक्विलिब्रियम में दो आते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद यानी केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद आप केमिकल काइनेटिक्स कर लीजिए, केमिकल काइनेटिक्स यानी काइनेटिक्स की बात करना बेसिकली, केमिकल काइनेटिक्स कर लीजिए। तो अब तक हमको क्या पता चला, अब तक हमको दो ग्रुप पता चला, तो मोल कॉन्सेप्ट के बाद रिडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन, और दूसरा गैसियस स्टेट, थर्मो, इक्विलिब्रियम में आयनिक केमिकल दोनों कर लीजिए, और केमिकल काइनेटिक्स। अब क्या क्या चैप्टर बच रहे हैं अगर आप ध्यान से देखिए तो, है ना, क्या बच रहा है हमारे पास, एटॉमिक स्ट्रक्चर बच रहा है ना, 11th क्लास में केवल एक चैप्टर बच रहा है फिजिकल का, देखा जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो इंडिपेंडेंट चैप्टर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसको आप कभी भी खाली बैठे हो, मतलब जब भी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इसको आप अलग से कर सकते हैं। और क्या, और कौन से चैप्टर बच रहे हैं हमारे पास, और बच रहा है हमारे पास सॉलिड स्टेट, तो ये दोनों चैप्टर को आप अलग से आप कर सकते हो, और सरफेस केमिस्ट्री भी है ना, ये सारे इंडिपेंडेंट चैप्टर हैं, सॉलिड स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और सरफेस केमिस्ट्री, ये सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट चैप्टर हैं। तो इनको आप कभी भी जब आपको मतलब सरफेस केमिस्ट्री को तो आप 1 से 2 घंटे में रिवीजन ही करना अगर तो आप कर सकते हो, प्योरली इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से आपको करना है केमिस्ट्री को। और फिर हम बात करेंगे, ये तो हो गई फिजिकल की बात, फिजिकल की बात हो गई, अगली बात हम करेंगे इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक ऐसा कुछ नहीं है, इनऑर्गेनिक में आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हो, बट स्टिल मैं बताता हूं आपको। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में सबसे पहले जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे पीरियोडिक। तो पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ोगे तो जितना मैक्सिमम आप पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हो, मतलब जितनी नेसेसिटी आपके क्लास टीचर ने ना, क्लास के टीचर ने बताया होगा कितना याद करना है, बट स्टिल जितना आपसे मैक्सिमम याद हो सकता है उतना याद करिए। पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया आपने चैप्टर, पीरियोडिक टेबल में आपने पहले बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी, क्लासिफिकेशन पढ़ा, सारे है ना पैरामीटर्स हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, एनालिसिस एंथैल्पी, सारी चीजें पढ़ते हैं, उनका एक्सेप्शन वगैरह सब कुछ देखते हैं, ये पीरियोडिक में पढ़ते हो। पर इसके बाद जो है ब्लॉक केमिस्ट्री, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक हम अलग से पढ़ते हैं, चैप्टर है, तो उसको अलग से पढ़ना चाहिए। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि पीरियोडिक पढ़ने के बाद आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को अलग अलग लिख लें। फिर क्या करना है आपको सबका इलेक्ट्रॉन ट्राई करना, देखा उनके ट्रिक्स होते हैं। अगर मैं पीरियोडिक का लेक्चर अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा भी किस तरह से, आपको भी टीचर ने बताया होगा, छोटी बात है बहुत, किस तरह से सबका एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करते हैं, ग्रुप और सब कुछ। तो आप जो है सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिखिए, जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को एक साथ लिखा, पी ब्लॉक को अलग लिखा, डी ब्लॉक को अलग लिखा, एफ ब्लॉक को अलग लिखा। आप कोशिश करिए सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, एटॉमिक नंबर लिखने की, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप की लिखने की, स्पेशल प्रॉपर्टी जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट, कुछ स्पेशल कंपाउंड। तो एक जैसे मेरे कहने का क्या मतलब, जैसे मैं समझाता हूँ आपको कि यहाँ पे हमने लिख लिया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सपोज इस ग्रुप को लिख लिया, तो हम क्या करते हैं इस ग्रुप को, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हमने क्या किया, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया +1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हमने NS1, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, सबका एटॉमिक नंबर लिख दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने बात कर ली, इसके जितने भी कंपाउंड आपको लगते हैं वो लिख दो, इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे ये दोनों बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरह से करने से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को बेसिक प्रॉपर्टी, अबंडेंस वगैरह यही क्लियर हो जाता है। उसके बाद से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हालांकि पी ब्लॉक तो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके जो उस तरह के है ना, उसके जो कंपाउंड्स वगैरह की प्रॉपर्टी है उसको केमिकल बॉन्डिंग के बाद करना चाहिए। बट तो बेसिक जो चीजें हैं आपको पीरियोडिक के साथ ब्लॉक्स को क्लियर कर लेना, सारे सब कुछ, सारी प्रॉपर्टी जितनी आप कर सकते हो, ऑक्सीडेशन जितनी भी चीजें हैं, मतलब आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इनके एक्सेप्शन, तो वो आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में इतना बॉदर नहीं करेंगे। ठीक है, एक ये चीज होगी। यानी कि क्या, पीरियोडिक के साथ आप ब्लॉक, जब पीरियोडिक की हेल्प से आप ब्लॉक केमिस्ट्री को, यानी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक को क्या करोगे, असिस्ट करोगे, उसको अलग से भी पढ़ना भी है ना।
फिर आप क्या करोगे, फिर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे। केमिकल बॉन्डिंग के बाद दो तरह से कर सकते हो इसको। केमिकल बॉन्डिंग के बाद आप कर लो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, आपकी इच्छा है। बेसिकली पी ब्लॉक करना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग के बाद। एक तो ये है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कर लो, और दूसरा केमिकल बॉन्डिंग के बाद आप कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है। कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंडिपेंडेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, बट क्या होगा ना कि है ना, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह इसमें पढ़ते हो तो मिलता जुलता है। इसमें आप अलग से पढ़ोगे है ना, इसकी थ्योरी पढ़ोगे, वर्नर थ्योरी पढ़ोगे है ना। तो कोऑर्डिनेशन इसके बाद में सजेस्ट करूंगा। कोई कुछ ज्यादा ये वाला जो पार्ट है बहुत ज्यादा एसेंशियल नहीं है कि आप केमिकल बॉन्डिंग के बाद कोऑर्डिनेशन करो, बट स्टिल कर लेना। और हाइड्रोजन हो गया, इस तरह के चैप्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट हो, छोटे छोटे हो, कैसे भी करके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनऑर्गेनिक करोगे। इनऑर्गेनिक तो वैसे भी आपको पता है रिएक्शंस की उसमें ट्रिक होती है बहुत सारी याद करने की, किस तरह से, तो वो आपके टीचर कैसे, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बट अभी तो 3 महीने में मुश्किल से आपकी क्लासेस तो मुझे नहीं लगता किसी की चल रही होंगी। तो आप अगर हमारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो जो मैं बना रहा हूँ उसको देखिए, और भी लेक्चर्स देखिए, और अगर कहीं से हेल्प, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो कोई नहीं, आप सेल्फ स्टडी करिए, बट आप इसको ढंग से करिए, है ना। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक की, कि ऑर्गेनिक को आप कैसे रिवाइज करें। तो ऑर्गेनिक में कोई ऐसा स्पेशल सीक्वेंस नहीं है। आप लोग अगर कोचिंग कर रहे होगे तो आपको सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है बिल्कुल, और उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपको सीखना होता है उसी ऑर्डर में कराया जाता है। बट स्टिल अगर मैंने दोनों सेक्शन कवर किए तो ऑर्गेनिक भी कवर कर देता हूँ। सबसे पहले करना है आपको बेसिक ऑर्गेनिक। बेसिक ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, बेसिक ऑर्गेनिक है ना, जिसके आगे बेसिक लगा दो फिर उसमें आप सारी चीजें ले आ सकते हो, लेकिन फिर भी बेसिक ऑर्गेनिक में आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एप्लीकेशंस और जो भी चीजें हैं, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये सारी चीजें, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, ये सारी बेसिक ऑर्गेनिक में आती है। दूसरी चीज ये आपको तो आना चाहिए, आपको आता ही होगी अगर आप है ना ये वाला एग्जाम दिए, आप ढंग से दिए हैं, तो बेसिक ऑर्गेनिक। फिर आता है आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर। अगर अच्छे से आपको आती है नोमेनक्लेचर तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप लास्ट मोमेंट पे कर सकते हो। फिर पढ़ना आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म छोटा है, मतलब इतना भी छोटा नहीं, बट स्टिल, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं अच्छे, तो इस पे आपका कमांड होना चाहिए। फिर मैं बोलूँगा कि जो चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ ये जीओसी, इसको तो सबसे अच्छे से करना है, इसको एकदम अच्छे से करना है, एक चीज़ समझना है, इसके एप्लीकेशंस है ना, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर है ना, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, इन सब की स्टेबिलिटी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीओसी में आती हैं। तो जीओसी को तो आपको एकदम अच्छे से करना है, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आइसोमेरिज्म करके आप जीओसी पे आ जाइए सीधा, और जीओसी को अच्छा टाइम दीजिए, जीओसी को समझने की कोशिश करिए। फिर जो है जीओसी को करने के बाद है ना, 2 तरह के पोर्शंस आते हैं। एक तो जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो एल्केन। जीओसी में एरोमेटिसिटी वगैरह भी आती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वगैरह। हेलो एल्केन है ना, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सारी चीजें। और दूसरा आता है एक छोटा सा पोर्शन बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और एवरीडे लाइफ। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और एवरीडे लाइफ। तो बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और एवरीडे लाइफ, इसको आप किसी भी सीक्वेंस में कभी भी आराम से बैठ के कर लीजिए। एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ बेसिकली। तो ये 3 चैप्टर हैं जो आपके 3 से 4 घंटे में, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो 3 से 4 घंटे में, अगर एक बार पढ़ा तो 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और ये चैप्टर ऐसे जिनसे क्वेश्चंस आते ही हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 3 चैप्टर मिला के जेईई में 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं, और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से होते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी रिवाइज करी है तो आप एक बार फिर से कर लीजिए। अगर आपने ढंग से किया तो टाइम आपको कम लगेगा, अदरवाइज ज्यादा लगेगा। तो ये तो करें, ये आपको थोड़े में बहुत ज्यादा देने वाले चैप्टर्स हैं। अब बात करते हैं हम इनकी, है ना, एल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनको पढ़ने के 2 तरीके हैं। या तो आप चैप्टर वाइज पढ़िए जिस तरह से एनसीईआरटी में दिया है, तो चैप्टर वाइज जो रिएक्शन है उनके मैकेनिज्म देखते जाइए, प्रॉपर्टीज देखते जाइए। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, यानी आप अभी जल्दी से बोर्ड देने वाले हो, तो चैप्टर वाइज ही पढ़ना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि आप चैप्टर वाइज ही पढ़िए, और जैसे जैसे रिएक्शंस आ रहे हैं उस तरह से आप उसके मैकेनिज्म वगैरह लिखते जाइए। पर अगर आपने बोर्ड वगैरह दे रखा है आपको बेसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि जीओसी में हम बहुत कुछ कवर कर लेते हैं, तो है ना, आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़िए। रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत सारे रिएक्शंस के एग्जांपल लेते हैं, उस तरह करिए। तो चैप्टर वाइज भी ठीक है, आप उस तरह भी कर सकते हैं, बट चैप्टर वाइज करिए अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, है ना। तो
ऑर्गेनिक में इतना कुछ खास नहीं था, बस आपको ये ध्यान रखना कि जीओसी वगैरह कर लेना, आइसोमेरिज्म जीओसी ढंग से करनी है। इन 3 चैप्टर को तो करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ये बेसिकली इतना कम टाइम लेंगे आपको, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन। तो अब आप जो चाहे एल्कोहल फिनॉल से 4 नंबर मिले, चाहे आपको बायोमोलिक्यूल से, उसमें से अलग से तो लिखा रहेगा नहीं। तो जो भी आपके 16 नंबर दिलाएंगे वो 16 एज इट इज मेंस के नंबर होंगे आपके। तो ये बहुत मैटर करते हैं, तो इसको भी आप ढंग से करिए और चैप्टर वाइज ही करिए इसको अगर पॉसिबल हो तो। मैंने जो अब तक बताया आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में जो भी तरीके बताए, जो भी मैंने बताया कि जिस तरह से आप कवर करिए, आई होप आपके ये सीक्वेंस पसंद आएगा, आपके ये काम आएगी, आपकी तैयारी में आपकी मदद करेगी। अगर आपके पास कोई बेटर स्ट्रेटजी है तो ऐसा कुछ नहीं, आप उसको फॉलो करिए। कोई भी स्ट्रेटजी है ना, ऐसे कोई स्ट्रिक्ट नहीं होती किसी के लिए। तो अगर आपके काम आती है तो मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।